नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एक बड़ी खबर के साथ आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस्तीफे के बाद पवार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की है और दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक यह बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। हुड्डा से मुलाकात के बाद सुरेंद्र पवार ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे। पवार के साथ कांग्रेस के कई विधायक भी मौजूद रहे। हमारे संवाददाता ने सवाल उनसे किए, बात करने की कोशिश की, लेकिन सुरेंद्र पवार जवाब नहीं दे रहे थे। वो बिल्कुल मौन होकर, शांत होकर गाड़ी में बैठे और चले गए। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि दोपहर में हम साथ ही भोजन कर रहे थे, दोपहर का लंच हमने साथ किया, चंडीगढ़ में थे, कहीं से भी लग नहीं रहा था कि वो इस्तीफा देंगे और अचानक से उन्होंने इस्तीफा दिया। और अचरज की बात यह है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को, यहां तक कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को भी इस बात का अंदाजा नहीं था, कानो कान खबर नहीं थी कि सुरेंद्र पवार अपना इस्तीफा आज दे रहे हैं। उदयभान ने कहा कि मीडिया के माध्यम से ही उन्हें बिल्कुल अभी पता लगा है कि उन्हें सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा दिया है। ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष से हरियाणा न्यूज जब एक्सक्लूसिव खास तौर पर बातचीत कर रहे थे तो ज्ञानचंद गुप्ता ने भी इस बात की पुष्टि की कि सुरेंद्र पवार ने मेल के जरिए अपना इस्तीफा भेजा है। हमने जब उनसे पूछा कि इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा या नहीं तो उन्होंने कहा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय लगता है। और उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उनकी सुरेंद्र पवार से बात हुई है, संभावनाएं कम है इस्तीफे को वापस लेने के लिए भी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की, 10 मिनट तक दोनों के बीच चर्चा हुई है। उसके बाद हरियाणा न्यूज ने दोनों दिग्गज नेताओं के हाव भाव को ऑब्जर्व किया, देखा, और उसके लिहाज से यह कहा जा सकता है कि ज्ञानचंद गुप्ता से मिलने के लिए सुरेंद्र पवार जा रहे थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें भेजा ज्ञानचंद गुप्ता से मिलने के लिए भी। तक पहुंचा रहे हैं हम। सोनी विधायक सुरेंद्र पवार ने अपना इस्तीफा जो है आज सीधे विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। कांग्रेस के किसी भी विधायक को, किसी भी नेता को इस बात की खबर नहीं, भनक नहीं कि उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने भी कहा कि मीडिया से ही उन्हें पता लगा और सुरेंद्र पवार से फोन पर बात करने की जब वो कोशिश कर रहे थे तो फोन नहीं लग पाया।
हालांकि जो वजह बताई जा रही है वो लगातार उन्हें मिल रही धमकियां बताई जा रही हैं, जिसकी वजह से इस्तीफा दिया गया है। और इसी सिलसिले में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर सोनीपत के विधायक कांग्रेस से सुरेंद्र पवार, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। एक और बड़ी अपडेट है चंडीगढ़ से आ रही है, सीधे रुक कर लेते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के तमाम विधायक दोबारा स्पीकर से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लीजिए एक और अपडेट है। पहली बार कांग्रेस विधायकों की स्पीकर से मुलाकात नहीं हो पाई थी और अब दोबारा पहुंचे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता कांग्रेस विधायकों से अब बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात उनकी चल रही है। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार वो साथ में मौजूद हैं। चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। मैं निकल नहीं पा रहा हूं, सरकार मुझे सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो केवल यही कारण है। लेकिन विधानसभा सचिवालय कह रहा है कि ऐसा कारण उन्होंने इस्तीफे में नहीं लिखा है। नहीं, चलिए इस्तीफा अलग बात है, वो बहुत ज्यादा परेशान है जी। बार बार धमकियां उन्हें मिल रही थी। हालांकि जब उनसे प्रश्न किया गया और ये विधानसभा सचिवालय ने स्पष्ट भी किया कि धमकी मिलने जैसी कोई कारण जो है वो लेटर में नहीं लिखा गया है, रेजिग्नेशन में नहीं लिखा गया है। ज्ञानचंद गुप्ता ने भी इस बात को कहा था कि धमकी मिलने जैसा कोई कारण उन्होंने अपने इस्तीफे के पत्र में नहीं लिखा है। अब कांग्रेस के तमाम विधायक दोबारा से स्पीकर से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। पहली बार कांग्रेस विधायकों की स्पीकर से मुलाकात नहीं हो पाई थी। तकरीबन 7:05 पर कांग्रेस विधायकों का पूरा डेलीगेशन था, वो निकला था स्पीकर से मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, स्पीकर से मिलने के लिए कांग्रेस के जो विधायक पहुंचे थे। मिल रहे हैं उसकी वजह ये कारण हो सकती है कि उन्होंने एक मेल की हो, कहीं ना कहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मिलने आए, ज्ञानचंद गुप्ता उनको नहीं मिले और कहीं ना कहीं उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बैठकर बातचीत की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। हमारे संवाददाता रवि लगातार नजर बनाए हुए हैं और ये देखिए हरियाणा न्यूज के कैमरे से अंदर की तस्वीर, जब विधानसभा अध्यक्ष से तमाम कांग्रेस के विधायक जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। साढौरा विधायक इसमें मौजूद हैं और तमाम विधायक, रेणु बाला साथ में मौजूद हैं। डेलीगेशन है कांग्रेस विधायकों का जो कि मुलाकात करने के लिए पहुंचा है स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से। इंदुराज नरवाल, उन्हें भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो भी मौजूद हैं। चलिए चर्चा करते हैं इस विषय पर। हमारे साथ रविंद्र सिंह ढुल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगेश कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं और विवेक चौधरी जी, जेजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। ढुल साहब, पहली प्रतिक्रिया आपसे ही। अचानक से इस्तीफा दे दिया, ना उदयभान जी को पता, ना हुड्डा जी को पता। 7 का लंच किया दोपहर में और शाम तक खबर आ गई इस्तीफा दे रहे हैं पवार साहब। जी, मैं भी मिला था, वैसे मैं आपको बता दूं, मेरी भी चर्चा हुई थी, बट इस्तीफे की कोई बात नहीं हुई उनसे। तो जहां तक बात इनके कारण की है, तो कारण तो बिल्कुल वोकल है। उनको धमकी मिली, उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक तौर पे परेशान थे। और मुझे लगे, जब मैं उनसे आज दोपहर को मिला तो काफी परेशान लगे। मैंने बात करने का प्रयास किया, बट वो उस समय पर बोले नहीं कुछ भी। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी में उन्होंने जो है पीड़ा व्यक्त करते हुए इस्तीफा अपना जो विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष को दिया, बिना किसी राजनीतिक टीका टिप्पणी के।
नहीं, ये बात तो ढुल साहब बाहर से कही जा रही है कि धमकियां कारण है। कारण चाहे कुछ भी हो, इस्तीफे में लिखने तो होते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कारण उन्होंने बताया, धमकी जैसा कोई कारण नहीं बताया। आवश्यक नहीं होता। आपको मैं बता दूं, जो फॉर्मल जो इस्तीफा होता है एक विधायक का, उसके अंदर कोई भी कारण लिखना आवश्यक नहीं होता। आमतौर पे सिंगल लाइन या डबल लाइन का इस्तीफा होता है, इससे ज्यादा कभी नहीं होता। आपको ध्यान होगा कि जो मान लेता हूं मैं आपकी बात साहब, एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं इस बात को, लेकिन वो तो कोरी सलेट हो गई, कारण कोई भी लिख दें। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि कारण जो है वो सार्वजनिक तौर पे बताएंगे, वो इस्तीफे के अंदर लिखना बिल्कुल आवश्यक नहीं होता। उसका एक फॉर्मेट है संविधान में, संवैधानिक तौर पे एक फॉर्मेट है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है कि भी आई हियर बाय रिजाइन फ्रॉम माय मेंबरशिप एज ए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। ज्ञानचंद गुप्ता जी कह रहे थे मैंने फोन पे भी बातचीत की है पवार साहब से, पवार साहब ने फोन पर भी यही कहा कि मेरे व्यक्तिगत कारण है। जी, मैं कह रहा हूं ना आपको, क्योंकि जो हम बात जो हमारी बात हुई है, उस बात से केवल यही एक रीजन निकल के आया है, इसके अलावा कोई भी दूसरा रीजन नहीं है। एक दुखद है कि एक विधायक के साथ में इस प्रकार की लगातार उनको धमकियां मिलती है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। विवेक जी से जवाब लेता हूं। विवेक जी, अगर कारण व्यक्तिगत नहीं है, धमकियों वाले ही हैं, तो ये वाकई में सोचने की और चिंता की बात है। गहलावत साहब, आवाज देखने की बात ही। मैं कनेक्ट करवा रहा हूं सर आपको, अभी मैं कनेक्ट करवा रहा हूं, अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं शायद आप। मैं विवेक जी आपसे लेता हूं इस सवाल का जवाब। केशव जी, देखने की बात यह है कि इस्तीफा दिया गया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेताओं को पता नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हाँ, धमकियों के कारण सरकार ने अपना काम करने का काम किया, उसमें एसटीएफ गठित किया और जो भी कार्रवाई बनती थी सुरक्षा देने का काम किया गया। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस की क्या बदहाली है वो भी आप देख सकते हैं। किस तरह से आज अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सब बताने का काम किया, वो भी सबके सामने। किस तरह आज इनके विधायक रिजाइन दे जाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मुझे पता नहीं। आज ये कांग्रेस की बदहाली है। किस तरह इन्हीं के एक नेता कहते हैं, जिन्होंने पिछले दिनों बगावती सुर अपनाए कि दुकान में सामान कोनी। इन बातों के ऊपर विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस विचार नहीं कर रही। आज कहीं ना कहीं नहीं, विवेक जी ये कह रहे हैं, रेणु बालाजी भी अभी अब कह रही थी जब हम बात कर रहे थे, रवि हमारे संवाददाता, तो उनका यही कहना है कि धमकियां मिल रही है, कोई सुन नहीं रहा है, क्या करें? नहीं, धमकियों के ऊपर सिक्योरिटी भी मिल रही है, कार्रवाई भी हो रही है और सरकार ने जो उचित उस पे एक्शन बनता था वो भी किया। इससे ऊपर क्या किया जाएगा? जैसे ही धमकियों के बारे में पता लगा, सभी विधायकों की सुरक्षा भी बढ़ाने का काम किया। डुल साहब ऑब्जेक्ट कर रहे हैं आपकी बात को, कह रहे हैं कुछ किया नहीं गया। आज उन्होंने आपके अरेस्ट कीजिए भैया, कुछ किया नहीं गया तो डुल साहब अरेस्ट कीजिए भैया, नहीं किया गया। अरे आपने जो धमकी दी, आप उसे अरेस्ट करवाएंगे, आप केवल अपनी सिक्योरिटी लेके कर बैठ जाएंगे? बी सेंसिबल सर। नहीं, अरेस्ट उनके सारे परिवार को धमकी मिल रही है, आपके उनके सारे परिवार को धमकी मिल रही है। अभी तक किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है। आपको पता है? आपको ये बताने का काम कीजिए आपको पता है कि फलाने आदमी ने फलाने एड्रेस से धमकी दी है। अगर आपको पता है, नहीं आपको पता है, आपको पता है, आप बताने का काम कीजिए। डुल साहब, कैसे बताऊंगा? आपको पता है तो आप बताने का काम कीजिए ना। आपको तो यही नहीं पता। आप खुद कह रहे हैं कि मैं दोपहर में मिल के आया हूँ, आप खुद कह रहे हैं कि मैं दोपहर में मिल के आया हूँ, पर मुझे नहीं पता इस्तीफा देंगे। कैसी बात कर रहे हैं? जब आपके प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देंगे, आपको खुद मिले हैं, आपको नहीं पता इस्तीफा देंगे। मत कीजिए आप। मैं इस्तीफे की बात हो रही है जनाब, सवाल इस्तीफे का है। राजनीति कर जब आप दोपहर में मिल के आए हैं, किसी भी व्यक्ति को राजनीति कौन कर रहा है? किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया हो आप? राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति आपके प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। विवेक जी उनका सवाल ये है कि आपने गिरफ्तारियां कितनी की हैं? विवेक जी उनका सवाल है कि गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं? आप ये बताइए, लाइबिलिटी किसकी फिक्स की? क्या सुरक्षा देने से सब कुछ हो जाता है क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? एक चीज या तो सुनने का, डोल साहब सुनने का काम कीजिए। आपकी बारे में मैं नहीं बोला, आप कुछ भी बोलते गए। आप दोपहर में मिले, आपके प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता कि वो इस्तीफा देंगे, आपने अपने आप माना कि मुझे नहीं पता इस्तीफा देंगे। अब अगलों के व्यक्तिगत कारण क्या है? स्पीकर साहब से किस तरह उनकी बात हुई? उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कारण है। अगर आप ही एक बात को लेके, क्या उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा कि मैंने इस कारण इस्तीफा दिया?
क्या उनसे बारी बारी हरियाणा न्यूज ने सवाल पूछने का काम किया? क्या उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ था उनको सुरक्षा नहीं मिली, उनकी कार्रवाई नहीं हो रही? ठीक है, आप बताइए ना। ठीक है, मैं आता हूं, मैं योगेश जी के पास आ रहा हूं, मैं योगेश जी के पास आ रहा हूं। विजेंद्र रेडू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भूपेंद्र सिंह गहलावत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। मैं योगेश जी के पास आ रहा हूं, फिर बारी बारी से सबका पहला कमेंट लूंगा, फिर डिबेट पर आऊंगा। योगेश जी, क्या केवल सुरक्षा कारण है या बात कुछ और आगे बढ़ चुकी है? देखिए, सुरक्षा एक कारण जरूर है, क्योंकि डुल साहब की बात पे इन पे मुझे एक वजन नजर आता है। आज से पहले ये प्रॉब्लम हो रही थी पर किसी ने डिबेट नहीं की, आज डिबेट हो रही है इस बात पे। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास जब कोई भी जाता है तो सरकार सुनती नहीं है, जिनको वो अपना विरोधी मानती है, पॉलिटिकल विरोधी जिन्हें मानती है। अब मैं आपको बताता हूं, नुपुर शर्मा को वाई श्रेणी की जो है सुरक्षा दी गई, कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। जो सुरेंद्र पवार कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट रुकता हूं सर। मेरे परिवार को जिस तरह हमें सभी विधायकों को धमकी आ रही थी, तो मैं उसी प्रेशर में जो है मैंने आदरणीय स्पीकर साहब को अपना ईमेल से भेजा था, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा भी एक बार आप पर्सनली आओगे, बैठ के बात करेंगे, पर्सनली आना पड़ेगा। तो स्पीकर साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है और स्पीकर मैंने अपना जो ईमेल से रिजाइन वापस जो लिखा था वो वापस ले लिया है और स्पीकर साहब ने मुझे भी और सभी विधायकों को पूरा आश्वासन दिया है कि पूरी आप सबकी सुरक्षा रखी जाएगी और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा। आपने जो अभी स्पीकर साहब को जो पत्र दिया है कि ये कहा है कि मैं अपना इस्तीफा वापस लेता हूं, उसमें आपने कोई कंडीशन रखी है? नहीं, ना पहले कोई कंडीशन ना आज कंडीशन, क्योंकि हालात ये ऐसे बने हुए कि क्योंकि आप भी समझते हो कि किसी को अगर बेटे को भी मारने की धमकी आ जाए कि बेटे की लाश भेज रहे हैं तो फिर तो उस तरह का थोड़ा था, लेकिन अब मैं पूरा संतुष्ट हूँ क्योंकि स्पीकर साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया और हम सभी विधायकों को आश्वासन। तो लीजिए, पवार साहब ने स्पष्ट कर दिया है इस बात को कि धमकियों के चलते ही उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब इस्तीफा वापस ले रहे हैं। योगेश जी, ये बात तो साबित हो गई कि यस, धमकियां एक कारण हैं। और आप जब और लोगों को जिनका राजनीतिक कोई कद नहीं है, उन लोगों को आप वाई श्रेणी की सुरक्षा दे देते हैं और इनको सीरियसली नहीं लेते हैं, चाहे कोई भी हो, तो ये बहुत संगीन मामला है। मैं हरियाणा की जो सिक्योरिटी सिस्टम है, मैं उससे ये नहीं कहता कि हमारे हरियाणा में मिला था या किस तरह से उनका पहले ज्ञानचंद गुप्ता जी भी बोल रहे हैं सर, एक सेकंड। क्या बातचीत हुई, सब तो इस तरह की स्थिति पैदा हुई? देखिए, मुझे 14 तारीख थी, शायद 14 जुलाई की बात है, पवार साहब का फोन आया था कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा देना चाहता हूं। तो मैंने इनसे पूछा क्या कारण है, उन्होंने कहा कि मैं पारिवारिक कारण से। मैंने कहा नहीं कोई किसी प्रकार से, उन्होंने कहा कि नहीं मैं पारिवारिक मेरी इच्छा। मैंने कहा ठीक है, अभी क्यों आप सोच विचार करिए कोई ऐसी क्या है। फिर इनका व्हाट्सएप आया, फिर मेल आई, फिर एक और साइंड इनके द्वारा लेटर आया। तो वो लेटर साइंड आने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा उसको आउट भी नहीं किया मेरे पास, मैंने कहा कि हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, मैंने कहा अच्छा ठीक है आइए, जरूर आइए। तो परसों भी मिले नहीं। तो ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा स्पीकर को आप सुन रहे थे और ये अपडेट भी आपको बता दें, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर ये सामने आ रही है। कांग्रेस विधायकों की स्पीकर के साथ बैठक खत्म हो गई है। बैठक करने के बाद विधायक बाहर निकले हैं और सुरेंद्र पवार ने बिना शर्त अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। पवार ने बिना शर्त इस्तीफा वापस लेने का पत्र स्पीकर को सौंप दिया है। किसी तरह की कोई शर्त जो है वो इसमें नहीं रखी गई है। और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी यही बता रहे थे कि पहले जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा था कि पारिवारिक कारण है जिसके चलते इस्तीफा ले रहा हूं, धमकी जैसी कोई बात नहीं थी। फिर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि मैंने उन्हें बुलाया बात करने के लिए, और बात करने के लिए जब उनका व्हाट्सएप भी आया, कॉल पर भी बात हुई, तो भी उन्होंने पारिवारिक कारण बताए थे। और हरियाणा न्यूज से जब बातचीत कर रहे थे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, तो भी उन्होंने यही कहा था कि व्यक्तिगत कारणों का, पारिवारिक कारणों का जो हवाला है वो इसमें दिया गया है, उसमें कहीं भी धमकी जैसी बात नहीं है। लेकिन अभी जब विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले हैं पवार साहब, तो उन्होंने कहा है कि धमकियां मुझे मिल रही थी और स्वाभाविक है ऐसे में किसी का भी मन जो है वो विचलित हो सकता है।
योगेश जी रखिए अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये जब ऐसा लगता है कि परिवार पे भी बात आ गई, देखिए कभी मुझ पे बात आती है तो मैं शायद ना डरूं, पर जब परिवार का मामला आ जाता है तो गड़बड़ कुछ ज्यादा हो जाती है। और हरियाणा का लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं और मैं जानता भी हूं वो उतने अलर्ट नहीं है, उतने वो जागरूक नहीं है या उतने सतर्क नहीं है जितना होना चाहिए। तो मैं तो डीजीपी साहब से फिर दोबारा कल बात करूंगा उनको। डीजीपी से बात करने की बात कर रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, और कह भी रहे हैं कि उतना अलर्ट नहीं है जितना होना चाहिए। योगेश जी, मेरा मानना है कि हरियाणा पुलिस सक्षम है और हरियाणा का आम आदमी जो है वो बहुत अच्छा है। और इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूं जो मुझे लॉ एंड ऑर्डर का जिस हिसाब से कुछ समझ है, और मैं पुरानी अगर बातों पे अगर जाता हूं तो चौटाला साहब के टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर मेरे हिसाब से काफी अच्छा था। अभी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, शायद जो डर अभी एकदम पनपा है वो पनपा है मूसेवाला की हत्या से। और मूसेवाला की हत्या ने एक ऐसा मोड़ लिया है, वो राजनीतिक आदमी नहीं था मूसेवाला, पर वो उसको जब उसकी हत्या भी हो गई तो उसको ना एग्री करके, बाद में तो राजनीतिक हो गए थे, वो चुनाव लड़ा उन्होंने, पर जब वो राजनीतिक हो गए थे उसके बाद उनकी हत्या होती है तो ऐसे प्रूव किया जाता है कि वो एक गैंगस्टर थे। तो जब ऐसी चीजें, मतलब कोई भी सिस्टम होता है हमारा, वो सिस्टम अगर सही बातों को सही लेके नहीं आता और नहीं बताता तो लोगों का तो विश्वास उठता ही है। और ये तो एमएलए, इनका विश्वास तो उठना डेफिनेटली। और इनकी भी अगर सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते और इनको दे या ना दे, इनको अगर ये एश्योर नहीं कर सकते कि भाई आप महफूज हैं, तो फिर तो डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेप अगला लेगा ही। मैं गहलावत जी के पास आता हूं। गहलावत जी, कनेक्टेड हैं आप? सरकार की कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल उठ रहे हैं सर। अभी तक तो सवाल उठ रहे थे, अब इस्तीफे भी उठ रहे हैं। देखिए, हरियाणा में कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है और सारे की सारी पुलिस अलर्ट है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बुला के सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया था और कोई भी किसी तरह का गैंगस्टर ना पनपने पाए उसकी हिदायत दी थी। और ये जो धमकी की बात है, ये इनको काफी दिन पहले मिली थी और उसके बाद सरकार ने इनकी सिक्योरिटी मुहैया कराने का काम किया था। मैंने भी पर्सनली तौर पर उनसे बात की थी, सुरेंद्र कुमार जी से, और वो सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड थे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब मिलने के बाद इस्तीफा वापस ले लिया। 1 घंटे में कौन सी तो सिक्योरिटी बढ़ गई, कौन से हालात बदल गए। मैं तो ये समझता हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तो ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए और किसी भी किस्म के लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं आनी चाहिए और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार उनकी पूरी सुरक्षा देगी। चाहे विधायक ना भी हो, कोई एमएलए ना भी हो, कोई व्यापारी है, कोई आम आदमी है, उसको भी सिक्योरिटी देने का काम सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को सिक्योरिटी देनी चाहिए और सरकार ने सिक्योरिटी दी भी है और वो सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड भी थे। मैंने जब उनसे पर्सनली तौर पर बात की, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि 2 घंटे में कौन सी सिक्योरिटी टाइट होगी या किसको अरेस्ट कर लिया, जो उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया और वापस भी ले लिया। ठीक है, मतलब आप इसे पॉलिटिकल स्टंट मान रहे हैं? नहीं, मैं तो देखिए, आप सारे ही जानते हो जब इतने दिन में इसमें क्या हो सकता है। 2 घंटे में 2 घंटे में उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ गई है। मैं ढुल साहब से लूंगा जवाब, मैं ढुल साहब से लूंगा जवाब, लेकिन उससे पहले रेडू साहब का रिएक्शन ले लूं मैं इस पूरे विषय पर। रेडू साहब, रखिए अपनी बात। जब एक विधायक को काफी फिरौती मांगने की बात कही गई है, मारने की धमकी मिली है, फिरौती मांगने की बात कही गई है और आज उसके परिवार को भी धमकी जब आ चुकी है तो वो परेशान होकर के विधानसभा स्पीकर को इस्तीफा सौंप देते हैं और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष या पूरा जो सारे एमएलए इकट्ठे होकर के स्पीकर से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये आश्वासन दिया होगा, उनको भरोसा हुआ होगा, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा लेने का काम किया। लेकिन गहलावत साहब जिस प्रकार से इस बात का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि 2 घंटे में कौन सी सिक्योरिटी बढ़ गई, अरे भाई ये भरोसा आप उनको पहले भी दिलवा सकते थे, आपने अच्छे से उनसे बात नहीं की होगी, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा भेज करके एक दबाव बनाने का प्रयास किया कि हमारी बात को सुना जा सके।
लेकिन केशव जी जिस प्रकार से अभी दूसरे साथी भी कह रहे थे, ढोल साहब को कह रहे थे कि आप उसका नाम बता दीजिए, हम गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का कैसे दिवाला पीट चुका है। एक सरकार कहती है जो पीड़ित पक्ष को कि आप उसका नाम बताइए, हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। इससे बड़ा कानून व्यवस्था का और क्या मजाक होगा। कहीं न कहीं सरकार की मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी कमजोरी है। पुलिस प्रशासन हमारा कमजोर नहीं है, वो बहुत मजबूत है। जिस प्रकार से पीछे पंजाब से भागे हुए भगोड़ों को भी हरियाणा की पुलिस ने गिरफ्तार करके पंजाब को सौंपने का काम किया था। पुलिस बहुत मजबूत है, बट सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो, जैसे अभी हमारे योगेश जी बता रहे थे, नुपुर शर्मा को Z+ की सुरक्षा दी जाती है और उसके ऊपर कितने कितने कंगना रानौत को इतनी सुरक्षा दी जाती है, तो हमारे विधायक महफूज क्यों नहीं है? ये सरकार की ऐसी क्यों नहीं, उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि आप चिंता न कीजिए। क्या 2 पुलिसकर्मी बढ़ाने से किसी की का जीवन सुरक्षित हो सकता है? क्यों नहीं आज तक उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई हुई? अगर पीड़ित पक्ष ही किसी का नाम बताएगा तो फिर सरकारी तंत्र क्या काम रह जाएगा? फिर तो वो खुद ही निपट लेंगे उनसे। तो ये सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, जो आप जो है सिर के ऊपर से पानी फिर गया है। तो इसी प्रकार से हमारे नफे सिंह राठी जी के सचिव को भी धमकी मिली थी। तो कहीं ना कहीं सरकार को गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए। ठीक है, ढोल साहब एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर देख रहे हैं गहलावत साहब, कह रहे हैं 2 घंटे में कौन सी सिक्योरिटी वापस मिल गई जो इस्तीफा ले रहे हैं वापस? देखिए इनको शर्म के मारे डूब जाना चाहिए, सीधी बात ये है। जिस प्रकार वो नहीं आ रही आवाज, सुन रहे हैं ढोल साहब? आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज नहीं पहुंच पा रही। कौशिक साहब, आमतौर पर जब सरकार की विफलताओं पर इस्तीफे देखें तो ढोल नगाड़े के साथ बजते हुए इस्तीफे देखे हैं। ये कैसा चुपचाप सा इस्तीफा था कि प्रदेश अध्यक्ष तक को नहीं पता, CLP लीडर को नहीं पता? नहीं, ज्ञानचंद जी का आपने सुना ना, ज्ञानचंद जी ने क्या बोला कि 14 तारीख से ये प्रोसेस में था और 14 तारीख के बाद उन्होंने इस्तीफा मुझे रिटर्न भी भेज रखा था, मैंने दबा के रखा है। उन्होंने कहा मैं आके मिलूंगा, ईमेल आज किया है उन्होंने। तो 14 से लेके आज की अगर हम डेट काउंट अगर करते हैं तो 4 दिन का प्रोसेस है, ये 1 दिन का नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 पार्ट में एक बात करता हूं, देखो जो माहौल जब क्रिएट होता है ना कि गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई, जबकि मुझे नहीं लगता, मैं एक आम आदमी, मुझे नहीं लगता, लेकिन जिन लोगों को धमकियां, नफे सिंह राठी खुद में एक तोप रहे हैं बहादुरगढ़ की, मतलब उनको भी धमकी मिल गई। बताओ, मैं इस पे हैरान हो रहा हूं कुछ कि ऐसे लोगों को अगर धमकियां देते हो, MLA रहे हैं अगले, एक रिकॉग्नाइज नाम है, हार जीत लगी रहती है, कल को कोई भी हार सकता है। इंदिरा गांधी भी इलेक्शन हार गई थी, वो हार जीत में नहीं है, मैं बड़े लोगों की बात कर रहा हूं। और तो जब फिर भी, लेकिन अगर ऐसे लोगों को अगर कोई धमकी दे दे कि हम तुम्हारे को जान से मारेंगे या बच्चे को भी मार देंगे, तो ये एक ऑटोमेटिकली एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट होता है कि लोग डरने लग जाते हैं। और मैंने बोला ना, हमारे बिल्कुल बगल में लगता हुआ मूसावाला का जो कांड हुआ है वो कोई छोटा नहीं है, उसकी डेप्थ में नहीं गए हैं लोग। वो उसको किस तरीके से घुमा के पेश करने की कोशिश की कि तो गैंग वार है। गैंग वार है तो भी आप प्रूव कीजिए ना। गैंग वार हुई है पंजाब में, आप गिरफ्तार करते हैं दिल्ली से और बताते हैं कि लंदन से वो गोल्डी बरार जो है वो मर्डर करा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई आपके थाने जेल के अंदर बैठा हुआ है। सो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या कर रही है जब ऐसे ऐसे कांड होने लगे? और सुनिए, नहीं, मूसेवाला को सिंपली इतना सिंपल लेना नहीं चाहिए, वो एक पॉपुलर भी था। अलग अलग बहस है। हाँ, नहीं, मैं इसलिए करूँ, उसने एक एटमॉस्फेयर नॉर्थ इंडिया के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर कर दिया। और ये सच है, सुन लो, ये सच है, मैं बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, ये सच है कि फिरौतियां ली जाती हैं, ली गई हैं, आप पता कर लीजिए। 5 करोड़ की फिरौतियां तो लॉरेंस बिश्नोई ने हाँ कर ली है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन एक सवाल मैं ढुल साहब आपसे भी ले रहा हूं। हम उदयवान जी से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था इस बारे में, मीडिया के माध्यम से पता लगी है बातें। तो एक नैतिक जिम्मेदारी तो किसी भी विधायक की बनती है कि कम से कम अपने प्रदेश अध्यक्ष या CLP लीडर को तो इत्तला करें इस बात से कि हम इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं। उन्हें भी नहीं बताया गया। तो क्या ये जो इंटरनल प्रोसेस है पार्टी की, एक इंट्रा कम्युनिकेशन जो होता है विद इन द पार्टी, उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहा है क्या? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल इस बात में कतई भी नहीं मानता कि भाई जब आप परेशान हो तो आप किसके पास जाओगे? आप सरकार के पास जाओगे, आप सरकारी अधिकारियों के पास जाओगे, आप पुलिस के पास जाओगे। आपराधिक कार्य है, धमकी देना आपराधिक कार्य है, अपराधी को पकड़ना पुलिस का कार्य है, सरकार का कार्य। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, एक व्यक्ति पीड़ा में है,
अब नेता प्रतिपक्ष तो इस मामले में कोई पुलिसिया कार्रवाई तो कर नहीं सकते, पुलिसिया कार्रवाई तो प्रशासन करेगा या फिर सरकार करेगी। अगर वो मुख्यमंत्री को बताते हैं तो फिर भी ठीक लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया, उनकी जिम्मेदारी है सभी विधायकों की सुरक्षा को रखना, चेक रखना। अब मुख्यमंत्री को आप देख लीजिए, आप यहाँ पर जब इनको महाराष्ट्र के अंदर सरकार तोड़नी थी तो Y+ सिक्योरिटी दे दी सभी विधायकों को, सभी शिवसेना के विधायकों को। जब यहाँ पर इन्होंने महाराष्ट्र की पहले सरकार तोड़ दी थी, हरियाणा के अंदर सभी विधायकों को सिक्योरिटी कवर के अंदर इन्होंने रख लिया था, तो एक नहीं आधे 6-7 विधायक है। आज 3 विधायकों से मेरी बात हुई, तीनों विधायकों के साथ में मैंने चर्चा की किस प्रकार से धमकियां मिली। कुलदीप वत्स जी से मेरी मुलाकात हुई, मेरी सुरेंद्र पवार जी से मेरी मुलाकात हुई, उससे पहले मेरी मुलाकात हुई सुभाष देशवाल जी से, 3 विधायकों से तो आज के दिन में मैं मिला हूं। तो मैंने चर्चा की कि किस प्रकार का मामला है। अब आप इस बात को समझिए कि अननोन व्हाट्सएप से फोन आ रहे हैं, कभी फिरौती के, कभी धमकी के, परिवार को जान से मारने की धमकी। अब सरकार हमसे ये अपेक्षा कर रही है कि हम बताएं जाकर के कि किसने धमकी दी है। तो मेरे लिए तो मैं ये कहता हूं शर्म से डूब मरने की बात है कि एक निजी चीज को एक निजी पीड़ा को, परिवार के खतरे को ये पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। ये ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं इस बात को कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता बातें कही जानी चाहिए जो कहीं भी गई हैं, लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है इंटर पार्टी की चीज को लेकर। आप कह रहे हैं कि ठीक है वो मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन आप देखिए ना कि ज्ञापन तो कुमारी शैलजा भी दे चुकी है, ज्ञापन तो उदयभान जी और हुड्डा साहब भी मिलकर दे चुके हैं। तो देखिए, कोई अगर कंप्लेंट दे रहा है तो अलग बात है, मत बताए किसी को, लेकिन इस्तीफा देना वो विधायक का केवल अपना है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष का कुछ नहीं, CLP लीडर का कुछ नहीं। देखिए, दुखी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब दुख था, पीड़ा में उन्होंने कोई कार्य कर लिया, तो उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई राजनीतिक गुंजाइश रहती है। मैं शुरुआत से इस डिबेट को पॉलिटिकल बनाना नहीं चाहता था, लेकिन जिस प्रकार की टिप्पणियां जेजेपी और भाजपा के प्रवक्ताओं ने की है, स्पष्ट तौर पर इस डिबेट को भी राजनीतिक बना दिया गया। जबकि आप इस बात को समझिए कि सरकार की तरफ से कोई भी गलत बयान नहीं आया है, लेकिन ये प्रवक्ता जरूर बोल रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बिल्कुल सही तरीके से इस्तीफा उन्होंने वापिस लिया, इस्तीफा वापिस लेने को एक्सेप्ट कर लिया है। सरकार अपनी जिम्मेदारी को मान रही है, उन्होंने को आश्वासन दिए। यहाँ पर आश्वासन देने की जगह यहाँ पे हंसी उड़ाई जा रही है, मखौल बनाए जा रहे हैं। विवेक जी के पास आ रहा हूँ। बहुत दुखद है। केशव जी, क्या इस्तीफा देने से सिक्योरिटी बढ़ जाएगी या कुछ स्पेशल हो जाएगा? आज कहीं ना कहीं 14 तारीख का स्पीकर साहब ने बताने का काम किया कि 14 तारीख को उनके व्हाट्सएप पे ये आ गया था इस्तीफा, और आज तक मेरे बड़े भाई डुल साहब भी मिले, प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता, CLP लीडर को नहीं पता, तो क्या इनकी पार्टी में चल रहा है वो सबके सामने। आज कहीं ना कहीं मतलब आप इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। आरोप तो दूसरों पे लगाने का काम कर रहे हैं। नहीं, एक चीज का जवाब दीजिए आप केशव जी, आपसे ही पूछूंगा, क्या विधायक के पास ज्यादा सिक्योरिटी है या आम आदमी के पास ज्यादा सिक्योरिटी है? इस्तीफा देने के बाद वो एक आम आदमी है, क्या इस्तीफा देने के बाद उनको ज्यादा Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगी? आज कहीं ना कहीं आप सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसको भी मजाक में ले रही है। सरकार अपनी कार्रवाई सुचारू रूप से कर रही है, सिक्योरिटी आपको दे दी गई। अभी एक प्रवक्ता साथी ने बताने का काम किया कि सिक्योरिटी से वो सेटिस्फाई थे, स्पीकर साहब ने डिटेल में बताने का काम किया। कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? अगर इस्तीफा देने से सिक्योरिटी बढ़ जाती है तो बताइए। देखिए, डुल साहब ने बड़े जोर जोर से बातें की, ऐसे हो गया वैसे। डुल साहब आप ही बताइए ना, इस्तीफा देने से क्या सिक्योरिटी बढ़ जाएगी? मैं योगेश जी इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वापस हो जाएंगे ये मेरे सर या कुछ ऐसा हो जाएगा। एक सेकंड, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मुद्दा किसी कांग्रेस के MLA का या इनेलो के MLA का या JJP या BJP के MLA का नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कोई एक बहुत बड़ा हादसा हुआ नेशनल लेवल पे, मैं उसका बहुत बड़ा जिक्र नहीं करना चाहता, और उस बंदे की जो अरेस्ट हुआ है उसकी फोटो हमारे गृह मंत्री के साथ है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे गृह मंत्री को भी खतरा कभी भी हो सकता है, एंड इट इज ए नेशनल सिक्योरिटी इशू, नॉट ओनली ए MLA सिक्योरिटी इशू। आप इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि देश को कमजोर करने के लिए ऐसी साजिशें होती हैं, स्टेट लेवल पे भी होती हैं, नेशनल लेवल पे भी होती हैं,
और नेशनल लेवल पे आपसे, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान में इतना दम तो नहीं है कि आमने सामने लड़ ले, लेकिन वो इस तरीके के कुछ हरकतें करके ऐसी हरकतें कर सकते हैं कि हमारा कोई बहुत बड़ा लीडर के साथ कुछ बुरा हादसा हो जाए और हम आपस में कट मरे। तो सवाल तो मैं कह रहा हूं ये नेशनल इशू भी है। इसको सवाल ये पूछ रहे हैं कि इस्तीफा देने से कौन सी सिक्योरिटी, मैं बताता हूं, ये इस्तीफा देने से कम आप लोग इस बहस पे आ गए। लोग कहते हैं रास्ता रोकने से क्या हो जाएगा। सरकार के पास मैंने लेटर दिया, मैं जाके 2 बार और बात करके आया, 5 बार मीटिंग कर ली, उन्होंने बात नहीं की। किसानों से 1 साल बात नहीं की इन्होंने। जब बैठे तो वो कानून वापस हुए। ये प्रेशर डालने की एक टेक्निक्स होती है, उन्होंने प्रेशर डाला, बात शुरू हो गई। प्रेशर डाला, हाँ, प्रेशर की टेक्निक्स दे दो। डुल साहब रखिए अपनी बात, फिर मैं भूपेंद्र जी के पास आ रहा हूं, फिर विजेंद्र रेड्डी जी के पास आऊंगा। डुल साहब देखिए, धमकी कांग्रेस और भाजपा दोनों के विधायकों को मिली, ये बात बिल्कुल जग जाहिर है। एक नहीं आते, 6 विधायकों की नॉलेज जो है सार्वजनिक उसके अंदर आई है। बड़े बड़े नेताओं को धमकी मिली और हमें इस बात का पता है कि कितना सेंसिटिव इस समय पर सिस्टम है और गुंडागर्दी किस प्रकार से हावी है सिस्टम के ऊपर। मतलब अपॉलिटिकल, मैं ये नहीं कहता कि भाई भाजपा के अंदर है, कांग्रेस वहां पे नहीं है, कांग्रेस सरकार के अंदर नहीं है या आम आदमी पार्टी के अंदर सरकार के अंदर, मैं कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधियों की सुरक्षा करना सरकार का काम है। चुने हुए प्रतिनिधियों की मानसिक पीड़ा की हंसी उड़ाने का हक ना भाजपा के प्रवक्ता को है ना जेजेपी के प्रवक्ता को है। Z+ सिक्योरिटी का मखौल उड़ाने वाले ये लोग, इनके नेता तो घूमते हैं आपकी 10-10, 15-15 गाड़ियां लेकर के, और जब यहाँ पर एक विधायक लगातार उनके परिवार को बार बार धमकियां मिल रही है, एक भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया, ना तो भाजपा वाले मामले में धमकी के मामले में, ना ही कांग्रेस वाली धमकी के मामले में। कुलदीप बिश्नोई जी को जब धमकी मिली थी तो राजस्थान सरकार ने जाकर के वहां पर उठा लिया था, वहां पर आरोपियों को। हरियाणा सरकार ये बताए कि कब उठाया है। उस समय राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार की कोऑर्डिनेशन में एक टीम ने काम किया और उस व्यक्ति को उठा करके लाए, हरियाणा के अंदर अरेस्ट किया। इन 6 विधायकों का धमकी के मामले में एक भी व्यक्ति की अरेस्ट हुई हो तो मैं मान सकता हूं कि कांग्रेस के विधायकों के द्वारा कोई पॉलिटिकल स्टंट किया गया है। नहीं हुई है तो अपनी जिम्मेदारी मान करके अब उन व्यक्तियों को पकड़ने का काम करें। मैं जवाब लेता हूं। अरे सुरक्षा तो पहले ही बढ़ा दी गई ना, सुरक्षा तो पहले बढ़ा दी गई, सुरक्षा बढ़ा दी गई है केशव जी, पहले ही बढ़ा दी गई। आज फिर स्पीकर साहब ने कहा, आप उस बात को क्यों घुमा रहे हैं? आज कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है, व्हाट्सएप कॉल आता है, इंटरनेशनल कॉल आता है, इंटरनेशनल कॉल को ट्रेस किया जाता है, सभी कार्रवाई करी जा रही है, उस पर एसटीएफ गठित की जाती है। आप कैसे कैसे कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही? मैं यही बात पूछी है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाइए। सुरक्षा आम आदमी के लिए भी है, चाहे वो विधायक किसी भी पार्टी है, सभी के लिए सुरक्षा जरूरी है। सुरक्षा सबको मिल भी रही है, ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी कि इस्तीफा देने के बाद उनको सुरक्षा बहुत बढ़िया मिल जाएगी, इस्तीफे से पहले नहीं? मैं तो इस सवाल का जवाब मांग रहा हूं। सुरक्षा तो उनको पहले मिल चुकी है, जब उन्होंने कंप्लेंट की साथ उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। आज ऐसा क्या हुआ कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पता, आपके सीएलपी लीडर को नहीं पता, उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया? गहलावत साहब रखिए अपनी बात। कांग्रेस के मुझे लगता है कि वो एडवोकेट भी है, एक तो ये कहते हैं कि भाई जिसको धमकी मिली उसी से पूछ रहे हैं। जो भी कंप्लेंट करता है और जो भी एजेंसी इंक्वायरी करती है वो उससे संबंधित आदमी से तो पूछताछ करती है ताकि उसको कोई सुराग मिल जाए। और जो हमारी एजेंसियां हैं वो नेशनल लेवल पर है, चाहे बाहर से वो जो कॉल आए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ये नहीं है कि पुलिस या सरकार खाली बैठी है, और जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट भी आएगा, उनको हम अरेस्ट भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन धमकी तो कई लोगों को मिली है, इस्तीफा तो खाली एक एमएलए ने दिया है। और मैं सुरेंद्र पवार को जाति तौर पर भी जानता हूं, मेरे अच्छे संबंध भी हैं। उनके पास 10 आदमी तो सिक्योरिटी के प्राइवेट रहते हैं और सरकार ने भी उनको पूरी सिक्योरिटी मुहैया करा रखी है। फिर मुझे ऐसे समझ नहीं आ रही कि 15-20 दिन पहले उनको धमकी मिली थी, आज क्या सर्कमस्टांसेस हो गए एकदम इस्तीफा देने की? 4 दिन पहले जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो कोई भी शेयर करता है, अपने बड़ों से भी शेयर करता है, यार दोस्तों से भी शेयर करता है। ना उन्होंने सीएलपी लीडर से शेयर किया, ना उन्होंने अपने प्रधान से शेयर किया। और ये जो मेरे साथी प्रवक्ता
होता है इनको भी नहीं पता। तो देखिए, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई सीधी बात है, इसमें कोई ना कोई रीजन है जो कि इन्वेस्टिगेशन से ही सामने आ सकता है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, हमारे होम मिनिस्टर तो गहलोत साहब 4 दिन पहले इस्तीफा भेजा हुआ है, शेयर तो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी नहीं किया। नहीं, लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी ने तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने तो करना चाहिए था। जिसको सिक्योरिटी चाहिए, जिसकी जान को खतरा होता है, वो अपने यार दोस्तों को और अपने सीनियर लोगों को तो शेयर करता है हर हालत में। क्यों नहीं उन्होंने ऐसी बात हुई? डोल साहब कह रहे हैं परेशान इतने थे कि इस्तीफा दे दिया सीधे। परेशान थे तो 4 दिन में जब वोट करने आए, आज राष्ट्रपति के चुनाव में तो उन्होंने वोट की। जो आदमी परेशान होता है वो कहाँ वोट करने आता है? वो चंडीगढ़ अब आए, वोट भी उन्होंने किया। तो ये जो परेशानी वाली बात है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। ऐसी कोई बात नहीं है, इसको घुमा फिरा के जो मर्जी कहे। अब्दुल साहब ही समझाएंगे ये बात। परेशान हैं तो वोट नहीं करनी चाहिए, एक नई थ्योरी आई है। मेरे हिसाब से परेशान है तो उन लोगों को अरेस्ट कीजिए जिन्होंने उनको धमकी दी है। ये एक इनकी जिम्मेदारी है, इसके अलावा कोई भी इनकी जिम्मेदारी बनती नहीं है। और ये कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो है, आप हमें इस बात को समझना चाहिए कि इन धमकियों के अंदर सभी पार्टियों को एक जगह यूनाइट होकर के एक मैसेज देना चाहिए समाज के दुश्मनों को कि हम एक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है जो कि आपकी सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। और मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने भी यही उनको आश्वासन दिया होगा कि आप चिंता मत कीजिए, आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। उसके बाद उनको एक कॉन्फिडेंस, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापिस लिया है। तो उसके ऊपर क्या होगा, कल को क्या नहीं होगा, उसके बारे में हम भविष्य में टिप्पणी नहीं करता। लेकिन जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर दिखाया जा रहा है और इसके ऊपर माइलेज लेने का जो प्रयास हो रहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। मैं इसको कतई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं। किसी व्यक्ति की निजी पीड़ा के बारे में केवल वही व्यक्ति जानता है, उसके ऊपर बाहर का कोई व्यक्ति टिप्पणी करने लायक नहीं होता। हर आदमी उस प्रेशर को अपने अपने तरीके से झेलता है। आवश्यक नहीं है कि विवेक चौधरी जी की तरह या हमारे प्रिय मित्र गहलोत जी की तरह उनको झेला जाए, कोई जरूरी नहीं है। सब लोग अपने अपने तरीके से झेलते हैं प्रेशर को। ठीक है, रेडो साहब के पास आता हूं मैं। रेडो साहब रखिए अपनी बात। हाँ केशव जी, देखिए इस तरह से धमकियां आना, एक जो प्रतिनिधि लोग हैं, विधायक हैं या मंत्री हैं, उनको इस तरह की जो धमकी आती है तो कहीं ना कहीं ये पूरे समाज के लिए ये एक निंदनीय बात है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस तरह के लोगों के इतने हौसले बढ़ गए हैं कि उन्होंने प्रतिनिधियों तक को धमकियां देना शुरू कर दी है। तो एक विचारणीय बात यह कि आम आदमी का क्या हाल होगा, आम आदमी किस माहौल में यहाँ पर जी रहा होगा। जो इनको धमकी मिली है, इससे इनको तो ये तो भयभीत हुए हैं, इसके साथ साथ आम आदमी में भी इस बात का भय पैदा हुआ है कि जब विधायक तक यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो हमारा क्या हो सकता है। तो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर सवालिया निशान तो खड़ा ही होता। अब सरकार चाहे इसमें कितने भी बात बनाए, कितने दिनों से धमकी आई है। मेरे ख्याल से सबसे पहले सुरेंद्र पवार जी को ही धमकी आई थी, उसके बाद रेणु बाला जी को आई, हमारे नफे सिंह राठी जी को ये धमकी आई और 7 विधायकों को धमकियां आ चुके हैं। इसके बावजूद भी आज तक सरकार ने इसके ऊपर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट का कोई कारण नहीं दिया कि हमने ये सर्च कर लिया, ये पता लग गया, वहां पर ये सर्च आउट हुआ है। किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं आना भी इस तरह के लोगों को हौसला बढ़ाने की एक कारण बनता है। इसलिए सरकार को इनको बताना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बार बार ये एक बात कह रहे हैं कि इस्तीफा देने से कौन सी उसकी जो ना सुरक्षा बढ़ गई। तो मैं कहता हूं कि अगर 2 पुलिस वाले ज्यादा उसके पास बिठा दिए तो इससे कौन सी सुरक्षा बढ़ गई। आप हिंदुस्तान ऐसे बड़े बड़े हादसों को झेल चुका है, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी को झेल चुके हैं, इंदिरा गांधी जी को हम झेल चुके हैं। तो ये दो पुलिस वाले बढ़ाने से तो कितनी बड़ी सुरक्षा बढ़ जाएगी उनकी। जब तक अपराधी को आंखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा तो पीड़ित व्यक्ति उसमें राहत महसूस नहीं करता। पीड़ित व्यक्ति राहत महसूस नहीं कर सकता जब तक ये नहीं लगे कि वो अपराधी व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया है और मैं सुरक्षित हूं। हाँ, पुलिस सरकार को उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और तत्परता के साथ करनी चाहिए। आज तक इसका परिणाम आ जाना चाहिए था, जो नहीं आया।
कुछ ना कुछ तो आता कि भाई हमने ट्रेस किया है, फलां जगह वो आदमी बैठा है, इतनी जानकारी हासिल हुई है, और शीघ्र ये कहना चाहिए भाई शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे और वो सलाखों के पीछे होगा। इस तरह के आश्वासन देने की बजाय ये सरकार के प्रवक्ता उल्टा क्वेश्चन पूछे पीड़ित से, तो ये अशोभनीय बात है, निंदनीय बात है। और हाँ, ये बात अवश्य है कि सुरेंद्र पवार जी को भी पहले अपने सीनियर जो नेतृत्व है उनके नोटिस में डालनी चाहिए थी, भाई मैं परेशान हूं, मेरी हेल्प करो, मदद करो। कहीं ना कहीं इनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, उन्होंने नहीं डाली, वो आप सबके सामने जग जाहिर है। पता नहीं कौन से ग्रुप से ये होंगे, किसके ग्रुप में डाली होगी, वो इनका मामला है। लेकिन सरकार इस बात पर नहीं जा सकती क्या उन्होंने अपने सीएलपी लीडर को नहीं बताया, उन्होंने अपने अध्यक्ष को नहीं बताया। एक पीड़ित ने सरकार के समक्ष अपनी दुविधा को रखा है, सरकार को उसकी सुनवाई करनी चाहिए और उस पर एक्शन करना चाहिए। ठीक है योगेश जी। देखिए, मेरा मानना तो ये कि सुरक्षा तो एक आम आदमी की भी हमें मुहैया होनी चाहिए, होती है, लोकतंत्र में ऐसा कहा जाता है। लेकिन मेरी 2-3 चिंताएं, मैं अलग अलग जो धमकियां हैं इनको 2-3 जगहों पे बाइफरकेट करता हूं। एक धमकी तो मैं सरेआम बताता हूं बाय नेम लेके। प्रमोद तिवारी जी अभी राज्यसभा बने हैं अपने राजस्थान से, यूपी के हैं वो। उनको राजा भैया ने सरेआम धमकी दी थी कि मैं तुझे जान से मारूंगा। उन्होंने एक राजनीतिक नेता ने राजनीतिक नेता को धमकी दी, उन्होंने सरेआम जवाब दिया कि मैं तेरे यहां पे आके मीटिंग करता हूं, तेरे में दम है तो मुझे मार दे। उन्होंने वो राजनीतिक जवाब दे दिया। जो पूछ रहे थे ना गहलोत साहब, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि क्या करना चाहिए। अब दूसरी धमकी ऐसी है कि हमें नहीं मालूम, मैं ये मान लेता हूं सरकार पूरा जोर लगा रही है, उन्हें भी नहीं मालूम। एक उदयपुर में जो कांड हुआ उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जो मेरे लिए चिंता का सबब है और पूरे हिंदुस्तानियों के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। अब तीसरी जो है मूसेवाला का कांड है, उसको भी एक नेशनल लेवल पे देखना चाहिए, वो कहीं पे कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा, जब ये प्रूव हो जाता है कि इतनी उगाइयां हो चुकी हैं तो उसको संरक्षण कौन दे रहा है हिंदुस्तान में, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। अब इन 2-3 चीजों में अगर मैं जाता हूं तो उसमें सबसे नजदीक जो मेरी बात पहुंचती है कि मैं विज साहब को मानता हूं कि बड़े सख्त किस्म के आदमी हैं, और वो अगर चाहते अब तक तो कोई ना कोई शायद कंक्लूजन पे पहुंच गए होते, पर उन्होंने अभी तक कोई लाइन ही नहीं दी कि भाई ये किसने धमकी दी, कहां से। पुलिस अगर चाहे तो 24 घंटे के अंदर काम कर सकती है। ये कैसे मान लूं मैं कि पुलिस अपनी कैपेबल नहीं है? हरियाणा की पुलिस कैपेबल है, हिंदुस्तान की पुलिस कैपेबल है, पर उन्हें फ्री हैंड दो या उनको काम करने का पूरा मौका दो। जान से मैं कभी भी कोई भी कहीं भी मर सकता है, उसमें यह जरूरी नहीं कि हथियार इस्तेमाल हो। इसलिए किसी इंडिविजुअल की मौत की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस देश को अगर बचाना है तो देश के अगेंस्ट, जब ये एमएलए के लिए, एमपी के लिए, मेरे हिंदुस्तान के गृह मंत्री के लिए, इनके लिए भी अगर कहीं से दूर से चाहे मुझे खतरा नजर आता हो, दूर से भी, तो भी मुझे इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। और उनका तभी ध्यान दिया जा सकता है जब मेरी सिक्योरिटी सारी की सारी टाइट हो, और अब तक तो सारी की सारी चीजें पता हो जानी चाहिए थी। तो और उसके बाद फिर लाइन ऑफ एक्शन तो तभी तैयार होगा ना। लाइन ऑफ एक्शन की बात है, उनका यह कहना है कि जो कॉल्स हैं वो दुबई से कराई, पाकिस्तान से हुई हैं और कराई दुबई से गई हैं। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक तो वो आड़े आ रहे हैं, दूसरा जो आईपी एड्रेस होता है वो एक 60 सेकंड की कॉल्स में कई हजार बार चेंज होता है, उसे क्रैक कर पाना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो यहां पर दुविधा अगर इतनी ज्यादा है तो क्या प्रदेश कांग्रेस को भी, विधायकों भी मांग करनी चाहिए कि केंद्र की इसमें जांच करवाएं, अगर राज्य सरकार नहीं कर पा रही तो नहीं बाउंडेशन से। अब मैं इससे थोड़ा सा आगे पहुंच जाऊं तो जब मेरे देश की सरकार पेगासस लगा के मुझ पे इंक्वायरी कर रही है, मुझे उसमें घेरे में डाल दिया है, तो मैं किस पे विश्वास करूंगा? तो मुझ पे मेरी तो खुद की इंक्वायरी हो रही है, मैं तो खुद रिकॉर्डेड हूं, मैं तो खुद उनके अंडर सर्विलेंस हूं। तो जब मैं सर्विलेंस के अंडर हूं तो जो एक आम गुंडा है वो उनकी सर्विलेंस में नहीं हो सकता। और ये मैं किसी कीमत पे नहीं मान सकता कि करोड़ों अरबों रुपए का जो है उगाई कर ली जाए और हमारी पुलिस को, प्रशासन को पता ना लगे। बिना शय के हो नहीं सकता ये। मैं विवेक जी से जवाब लेता हूं इस बात का। विवेक जी। केशव जी, मेरे आदरणीय रेड्डी साहब ने बात कही कि 2 पुलिस वाले बढ़ाने से कौन सा सुरक्षा बढ़ जाएगी। अरे अगर ऐसा नहीं है तो 2 दिन पहले आपके नेता क्यों कह रहे थे सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। आज कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रत्येक हरियाणा के नागरिक के लिए जरूरी है, सुरक्षा दी जा रही है। आज इस बात को मुद्दा बना लेना कि धमकी मिल गई या ये, केशव जी आपको मैं एक पार्टी लाइन से हटके बात करता हूं और पर्सनल अगर मैं बात करूं, आपको कितनी धमकियां मिली और मुझे कितनी धमकियां मिली। आज कहीं ना कहीं
आप खामखा में एक चीज को मुद्दा बना रहे हैं। आपको सिक्योरिटी मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उसके बावजूद आप रिजाइन दे दिया, रिजाइन वापस ले लिया। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक स्ट्रेटजी है। आप इस चीज को समझना चाहिए। आज दिन की सबसे बड़ी खबर क्या थी? अजय माकन जी ने किसका नाम लिया? उस खबर को दबाने के लिए एक नई खबर खड़ी कर दी। कमाल करते हैं। आज अजय माकन जी ने किसका नाम लिया, किसकी वोट कैंसिल हुई, वो सबके सामने था। उस बात को अभी मीडिया उठाती, उससे पहले ही नई खबर आ गई कि आज इस्तीफा दे दिया। थोड़ी देर बाद खबर आ गई इस्तीफा। कोई खेल चल रहा है क्या? क्यों जनता का पागल बना रहे हैं? आपके पास सिक्योरिटी भी, आपके पास सब कुछ है। मेरे ढोल साहब बड़े उससे कह रहे थे झेल लेंगे नहीं, फलाना नहीं। ढोल साहब आप तो खुद मिलके आए हैं दोपहर में, आपको नहीं पता कि 14 तारीख को वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो आप बातें कैसी करते हैं? पहले अपनी पार्टी के लीडरों के बारे तो पता रखिए। आप पार्टी के प्रवक्ता बन के यहाँ तो आ गए। आप ये भी देखिए कि आपके पार्टी के लीडर कर क्या रहे हैं। आपकी बात वोट कैंसिल होती है और कौन वोट कैंसिल कराता है? आप कह रहे हैं आज शर्मिंदा करने एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि एक मुद्दे को दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बना दिया, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि 4 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है। पूरी तरह से शर्मिंदा करने वाली बात, शर्मनाक। आज वही तो बात है। मैं अपने सिरे की बेशर्मी आज 4 दिन पहले इस्तीफा दिया हुआ है, उसको आउट तो नहीं किया गया। मैंने आउट आज किया गया, आउट आज किया गया। 4 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, आउट आज किया। आउट आज क्यों किया गया? आप बताइए ना, आउट आज क्यों किया गया? अरे आपको खुद नहीं पता आपके लीडर क्या कर रहे हैं? आप बताने का काम कीजिए ना। आप तो दोपहर में इकट्ठे बैठ के चाय पी के आए हैं, आपको यही नहीं पता कि आपके लीडर क्या करने जा रहे हैं। आप यहाँ बैठ के तो बातें कर रहे हैं। आप पहले ये पता करिए आपकी पार्टी के लीडर कर क्या रहे हैं। उनको नहीं मिला ये धमकी। आप अपनी पार्टी के बारे में ज्ञान रखिए। दूसरी पार्टियों के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले आप अपनी पार्टी के बारे में ज्ञान रखिए। आपके लीडरों का आपको नहीं पता, आप डिबेट में आ गए। आप पूरी डिबेट मैंने आपको यही नहीं पता कि आपके लीडर क्या कर रहे हैं। कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। कांग्रेस का ही बात है, कांग्रेस की चर्चा है। कांग्रेस में कोई प्रोटोकॉल नाम की चीज रही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष को पता नहीं कि उनका विधायक क्या कर रहा है, सीएलपी लीडर को पता नहीं और उनके प्रवक्ता को भी नहीं पता कि कांग्रेस कर क्या रही है। प्रवक्ता डिबेट के ऊपर आ जाते हैं, उनको नहीं पता उनके विधायक इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और प्रवक्ता को नहीं पता। केशव जी विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और विधायक को नहीं पता। ठीक है, मैं एक फाइनल रिएक्शन ले लेता हूं बहुत जल्दी से, 20-20 सेकंड। ठीक है, मैं एक 20-20 सेकंड की फाइनल रिएक्शन ले रहा हूं सभी से। समय की सुई इशारा कर रही बार बार। रेडू साहब से शुरू। अरे आप बताइए। ठीक है चौधरी जी प्लीज। रेडू साहब जल्दी से, केवल 20 सेकंड है। हाँ जी, देखिए केशव जी, ये पूरी की पूरी सरकार की जिम्मेवारी बनती है, विधायक चाहे किसी भी दल का हो, यदि हमारे किसी प्रतिनिधि को धमकी आती है और चाहे आम नागरिक को भी इस तरह की धमकी आती है तो सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो उसका राजनीतिकरण करें चाहे ना करें, लेकिन उसको धमकी आई है, अगर वो गलत है तो उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। अगर वो गलत कर रहा है, अगर वास्तव में उसको धमकी आई है तो उसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। गहलावत साहब फाइनल रिएक्शन। देखिए, ये हमारे सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि चाहे कोई विधायक है, चाहे आम आदमी है, चाहे व्यापारी है, हम सबको सिक्योरिटी देंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये सारा कांग्रेस प्लानिंग की तरह करती है। 2 महीने पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ, आज वो उसका डिक्लेयर कर रहे हैं कि उन्होंने वोट नहीं दिया। वो तो उनको उस दिन नहीं पता था। ये सारा प्लानिंग के तहत कांग्रेस करती है। प्लानिंग, ठीक है। डुल साहब फाइनल रिएक्शन। देखिए, यदि किसी बाप को उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी जाए तो विधायकी तो बहुत 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 छोटी चीज है, और उसके ऊपर राजनीति करने वाले लोगों को अपने गिरेबान में झांक करके ये सोचना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है और हमें पूरी तरह से एकजुटता दिखानी चाहिए, जो कि पूरी की पूरी डिबेट के अंदर मिसिंग रही। इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। मैं शुरुआत से कह रहा था मैं भाजपा के साथ खड़ा होना चाहता हूं इस मामले में, लेकिन भाजपा और जेजेपी ने तो बिल्कुल ही बेशर्मी किया। ठीक है, पूरी तरह से मैं तो पहले जो डुल साहब कह रहे हैं ये बात तो मैं पहले कह चुका है। ये मामला किसी एक एमएलए का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है,
ये हर किसी पार्टी का है और हर किसी आम आदमी का भी है। और इसको सबको सिक्योरिटी देंगे, चिंता मत करो, सबको सिक्योरिटी देंगे हमें। सर इसके अलावा जो मैंने कहा है उसको भी आप ध्यान में रखो। भगवान ना करे कहीं बाहर से इनके तार जुड़े हों और वो हमें आपस में ही लड़वा के और हमारे देश को कमजोर कर दें। विवेक जी, ये चैनल खुल चुका है ऑलरेडी उदयपुर वाले कांड में। विवेक जी जल्दी से। केशव जी, सभी की सुरक्षा की जा रही है, सभी को सुरक्षा दी जा रही है। आज मुद्दा बनाना है, किसी बात का बनाइए, पर प्रदेश सरकार अपना काम तरीके से कर रही है। गृह मंत्री खुद इस मुद्दे को देख रहे हैं। एसटीएफ गठित कर दी गई है और किसी के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं बेशर्मी, और ये कांग्रेस वालों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। ठीक है सर, जो बेशर्मी या और बातें हैं वो आप अपनी पार्टी में झांकिए, फिर बात करिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, रविंद्र ढुल जी, विवेक चौधरी जी, विजेंद्र रेड्डू जी, योगेश कौशिक जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।